द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आदिल खान। दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश में सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कम से कम राजनीतिक एतबार से देखें तो। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बड़े चेहरों को बदला जाएगा। क्या प्रधानमंत्री के किसी करीबी, जिसमें शर्मा जी का नाम आ रहा है, को सरकार में बड़ा ओहदा दिया जाएगा। क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि सरकार पर नकेल कसी जा सके, उत्तर प्रदेश सरकार पर। क्या ये सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर कतरने के लिए होगा, या फिर आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होगा, जो अगले साल होने वाले हैं। और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन करना मजबूरी बन गया है। और उस मजबूरी की कई वजहें हैं, जो इस एपिसोड में हम आपको आगे बताएंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उनके स्थान पर, उनकी जगह पर ए.के. शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ए.के. शर्मा साहब प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं और हाल ही में एमएलसी बनाए गए हैं। शर्मा पीएम मोदी के बेहद करीब हैं, कई बार उनको लेकर चर्चा हुई है। एमएलसी बनाए गए हैं। 2 दिनों से यूपी की राजधानी में केंद्रीय नेतृत्व के मंत्रियों और संगठन के आला अधिकारियों के साथ चले मंथन ने चिंता को और ज़्यादा गहराने का काम कर दिया है। मंगलवार को, यानी आज, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन सिंह ने 2 दिन की बैठकों के दौर को अब खत्म कर दिया है और कई अटकलें अब फिर से लगनी शुरू हो चुकी हैं। यूं तो बैठक कोरोना संकट में सेवा कार्यों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के साथ पंचायत चुनाव की समीक्षा के लिए बताई गई है। इन पंचायत चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। हालांकि ये सब समीक्षा और कोरोना की तैयारी, सेवा कार्यों को था लेकर बताया गया कि बैठक थी, लेकिन पर इसमें शामिल किए गए लोगों और तौर तरीकों से साफ हो गया है कि बड़ी सर्जरी की तैयारी है यूपी की सरकार और संगठन में। आने वाले दिनों में यूपी मंत्रिमंडल में परिवर्तन से लेकर संगठन में नए चेहरे नजर आ सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह, जो कि केंद्र मंत्री हैं, राधा मोहन सिंह साहब, उन्होंने यूपी के उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से अकेले में बात की। सोचिए, बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कही गई छोटी छोटी बातों को भी इन दोनों महान लोगों ने, जो आए थे दिल्ली से, नोट किया और उन्हें अलग अलग 40 मिनट का वक्त दिया, मोहलत दी अपनी बात कहने के लिए। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को कमरे से बाहर रखा गया, जिसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। सोचिए, कोरोना संकट के दौर में जनता की नाराजगी झेल रहे विधायकों से केंद्रीय नेतृत्व ने बात नहीं की। हालांकि विधायकों का कहना है कि उनसे भी बात की जानी चाहिए, उनकी भी बात को सुनना चाहिए, ताकि निदान हो सके और जनता के सामने वो सर ऊंचा करके बाद में जा सके। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों में करीब 2 दर्जन विधायकों ने कोरोना संकट के दौरान आई परेशानियों और अपनी सुनवाई न होने और सरकार की विफलता को लेकर मुख्यमंत्री को या तो पत्र लिखे हैं या बयानबाजी की है। यूपी सरकार के कामकाज से नाराज कई दर्जन विधायक पहले ही अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरना भी दे चुके। ये खबरें किसी से छुपी नहीं है, ना हम पेट से बता रहे हैं, सबने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। जो नहीं देख पाए होंगे गोदी मीडिया में, उन्हें अच्छे अखबार, अच्छे पोर्टल्स और ये यूट्यूब चैनल देखना चाहिए। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने यूपी के 12 मंत्रियों से अकेले में बात की और ये सभी अलग अलग क्षेत्र और जातियों से संबंध रखते हैं, उनसे रिश्ता रखते हैं। इनमें महेंद्र सिंह साहब हैं, ब्रजेश पाठक हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जय प्रताप सिंह हैं, सुरेश खन्ना हैं और सतीश द्विवेदी भी हैं इन मंत्रियों में शामिल, जिनसे केंद्रीय नेतृत्व में अलग अलग बात की, अलग अलग जाति के मंत्री। हाल ही में अपने भाई की ईडब्ल्यूएस कोटे से नियुक्ति और महंगी ज़मीनें सस्ती दरों पर खरीदने को लेकर चर्चा में आए सतीश द्विवेदी को मीडिया के सवालों से बचाने के लिए पिछले दरवाजे से अंदर बुलाया गया केंद्रीय नेतृत्व के सामने और वहीं से उन्हें निकल जाने दिया गया, ताकि मीडिया के सवालों का उन्हें सामना न करना पड़े। क्या बात है, क्यों, किस चीज़ की पर्दादारी है। मंत्रियों में भी कई को ना बुलाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बाकी मंत्रियों को क्यों छोड़ दिया गया। खैर, अब इतनी हलचलों के बीच मेरे मन में कई सवाल उठते हैं और उठ रहे हैं। एक सवाल ये है उसमें से कि क्या योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बड़ा सवाल, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बदला जा सकता है? क्या वो शख्स ओबीसी कोटे से होगा
ताकि ओबीसी कोटे वालों को, ओबीसी वोटों को आगे साधा जा सके अगले साल के इलेक्शन में? या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि 2017 के चुनाव में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इनाम दिया जाएगा उनकी मेहनत का। लेकिन बीच में पेच फंसा दिया योगी आदित्यनाथ की दावेदारी ने, जो उस वक्त गोरखपुर के सांसद थे। विधायक ना होते हुए भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए और बीजेपी के पूर्ण बहुमत पा लेने के बाद भी कई दिन तक इस बात की रस्साकशी चलती रही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। याद होगा आपको, केशव प्रसाद मौर्य अस्पताल में भी एडमिट हो गए थे उस दौरान। केशव प्रसाद मौर्य इस रेस में पीछे रह गए और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। पूर्वांचल के क्षेत्र में उनकी पकड़ होने की वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी मिली या इसका इनाम मिला, या जो भी आप समझें, क्योंकि जब पूर्वांचल के तब 2017 में कई विधायक जब चुनाव जीत चुके थे बीजेपी, तो कई विधायक मुख्यमंत्री के करीबी होने या संपर्क में होने का, यानी योगी आदित्यनाथ के करीबी होने का एक बातें सामने आ रही थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य तक नहीं थे, हालांकि बीजेपी के टिकट पर सांसद बनते थे वो। उनकी अपनी एक हिंदू युवा वाहिनी सेना करके है जो व्यापक दायरा रखती है। लेकिन क्या अब योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की कमान छीन लेना बीजेपी में दो फाड़ होने का सबब नहीं बनेगा? इससे तो लगता यह है कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वापस लिए जाने का अभी कोई विचार नहीं चल रहा है, लेकिन कई और संभावनाएं प्रबल हैं। फिर भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व के लोग आ जा रहे हैं, संगठन और सरकार में बड़ा परिवर्तन होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके कई बड़े कारण भी, और उन कारणों के केंद्र में हैं तो योगी आदित्यनाथ ही, और उन कारणों की वजह भी योगी आदित्यनाथ ही हैं। अगर हम गौर करें तो कोरोना काल की दूसरी लहर में यूपी में बदहाली और बदइंतजामी की रोज़ नई तस्वीरें सामने आईं। सैकड़ों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से या इलाज के अभाव में बेवक्त मर गए। राजधानी लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट से ऐसी तस्वीरें सामने आईं कि जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये राजधानी का हाल है, लखनऊ का हाल है, तो पूरे प्रदेश के छोटे शहरों और गांवों कस्बों का हाल क्या होगा, वहां पर कितनी तादाद में लोग मर रहे होंगे। और ये बात कुछ दिन बाद ज़मीन पर उतरकर सामने आई, बल्कि तैरने लगी, जब गंगा किनारे बहुत सी लाशें रेत में दफन मिलीं। कब्रें ऐसी थीं कि लग रहा था कि जहां तक देखो, निगाह जहां तक जाए वहां तक कब्रें दिख रही थीं। कुत्ते उन लाशों को नोचते दिखे जो कब्रों से बाहर जरा सी झांकने लगी थी लहरों की वजह से। इसके बाद जब फजीहत हुई तो उन कब्रों के ऊपर से कफन या चादर हटा दिए गए। तब भी सरकार की फजीहत हुई, तब भी योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठे और उन कब्रों की निशानियां खत्म करने की कोशिश की गई, वो कफन हटा के, ताकि एरियल व्यू से भी ये पता ना चल सके कि यहाँ कोई लाश दफन थी भी या नहीं। पंचायत चुनाव में करारी हार भी बीजेपी के लिए दूसरा बड़ा सबब बनी है कि इस वक्त मंथन चल रहा है, और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि गांव में बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी हाईकमान और आरएसएस में चिंता की लहर फैल गई। सब ये सोचने लगे हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब क्या होगा। क्या पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि शहरों की हालत वैसी बेहाल है, बेरोजगारी फैल चुकी है, युवा मारे मारे घूम रहे हैं, और गांवों में जो बदहाली हुई है कोरोना काल में, उसको लेकर पार्टी की छवि टूट गई है, गिर गई। तो क्या इसी को लेकर पार्टी और सरकार में बड़ा परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं? ये संकेत अब धरातल पर उतरने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े नेता, जैसा हमने बताया, कि लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जिससे लगता है कि जो खिचड़ी पक रही है उसमें से कुछ ऐसा सामने आएगा जिसके बारे में अभी सोच तो रहे हैं लोग, लेकिन मुकम्मल सोच अभी तक पता नहीं है कि क्या निकल कर सामने आएगा। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और देश में बढ़ रही बेरोजगारी बीजेपी की खस्ता होती हालत की एक और बड़ी वजह है। 40 साल में इकनॉमी अपने बुरे दौर में पहुंच चुकी है। बीजेपी जानती है कि इस वजह का सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ही मुकाबला किया जा सकता है जो अव्यवस्था फैल रही है। तो ऐसी हालत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी क्या, या दिनेश शर्मा की जगह किसी और को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी जाएगी? शर्मा साहब मोदी जी के करीबी जिनकी बात की जा रही है। और फिर वही सवाल, क्या
योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा? क्योंकि माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी में अगर कोई लोकप्रिय उम्मीदवार बीजेपी के एतबार से है तो प्रधानमंत्री पद के लिए वो उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही हैं। और इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई जाती रही है। भले वो मुहिम कौन चलवा रहा है, कौन चला रहा है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो तो बीजेपी जाने या योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करने वाले लोग जाने। फिलहाल के लिए कमज़ोर दिख रहे योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा मजबूत होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो लोग अगला प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या उनको खतरा हो सकता है? और क्या वही लोग योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर कमज़ोर करना चाहते हैं? फिलहाल ऐसा होता अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के प्रिय हैं और योगी इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा भी हैं। उन्हें हर जगह चुनाव में ले जाकर हिंदूवादी चेहरे के तौर पर प्रमोट किया जाता है और वह हर जगह जाकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ही करते हैं। और किस तरह के लोगों पर हमला करते हैं वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार में कदम उठाए, जिस तरीके से उन्होंने लव जिहाद, एंटी रोमियो, 3 तलाक, इन सबको मुद्दा बनाकर इन मुद्दों पर मुस्लिमों पर कार्रवाई की, उसकी भले ही देश और दुनिया में निंदा होती रही हो, आलोचना होती रही हो, लेकिन उसके बाद भी कट्टर हिंदू वोटरों से जो उन्हें सपोर्ट मिला और उन वोटरों में जो खुशी की लहर दौड़ गई, उससे लगता है कि वो एक वोट बैंक है जो योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा है। लेकिन एक और वोट बैंक है गांव का, और वोट बैंक है ओबीसी का। क्या वो नाराज़ हो रहा है योगी आदित्यनाथ से? और इसी वजह से इन बातों को इन संभावनाओं को प्रबलता मिल रही है, मजबूती मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा सत्ता और संगठन परिवर्तन होने जा रहा है। इन संभावनाओं और इन सवालों पर से, इन क्या पर से बहुत जल्दी पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि जो केंद्रीय एक ग्रुप आया था 2 लोगों का, उसमें राधा मोहन सिंह साहब भी जो शामिल थे। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल जब रिपोर्ट अपनी सौंपेगा जाकर दिल्ली में और वो रिपोर्ट नागपुर तक जाएगी, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ होगा। और अब ये काम तो हो चुका है, अब बस रिपोर्ट सौंपनी है और उस रिपोर्ट पर स्टैंप लगनी है, कार्रवाई लगनी है। तो क्या होगा यूपी में? योगी आदित्यनाथ कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि कमज़ोर तो वो दिख ही रहे हैं, और क्या कोई मजबूत चेहरा उनके पैरेलल लाकर खड़ा किया जाएगा? यानी यूपी की बीजेपी की राजनीति में बहुत कुछ दिलचस्प होने जा रहा है, और जो कुछ भी होगा उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।